दोस्तों, वर्तमान समय में व्यक्ति चाहे 100 वर्ष का हो, चाहे एक दिन का हो या माँ के गर्भ में पल रहा हो, उनको कोई ना कोई बीमारी तो घेर ही लेती है। जो बच्चे जन्म ले चुके हैं, जो 100 वर्ष के हैं, उनका तो आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसकी बीमारियों को पता करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। आज हम जानेंगे इस एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूरी जानकारी। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके माध्यम से कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, क्या ये पेनफुल होती है। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा वीडियो के अंत में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक मेरे चैनल योर लाइफ योर वे पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एमनियोसेंटेसिस यानी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की बीमारी को पता करने के लिए जो माँ के गर्भ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकालकर जो जांच की जाती है बच्चे की बीमारियों को पता करने के लिए, आज उस विषय पे पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रसव पूर्व की जाने वाली परीक्षण प्रक्रिया है जो कि आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही के दौरान की जाती है। यह कुछ गुणसूत्र स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम या आनुवंशिक स्थितियों जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस का निदान कर सकता है। एमनियोसेंटेसिस के दौरान महिला डॉक्टर अनबॉर्न बच्चे के आसपास की थैली में से थोड़ा सा एमनियोटिक द्रव निकालने के लिए एक पतली सुई का उपयोग करते हैं। इस तरल पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में या लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा एमनियोटिक सैक के अंदर रहता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। यह एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे की रक्षा करता है और आपके अजन्मे बच्चे की कुछ कोशिकाएं भी इसमें उपस्थित होती है। बच्चे इन कोशिकाओं को बढ़ने के साथ में छोड़ देते हैं। इन कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी होती है जो आनुवंशिक स्थितियों का निदान करने में मदद करती है, इसलिए यह एमनियोटिक फ्लूइड जांच के लिए काफी अहम है। आइए अब जानते हैं किस महिला को एमनियोसेंटेसिस के बारे में कहा जा सकता है या परामर्श दिया जा सकता है। जब भी किसी गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड की जाती है और उसमें फीटल एबनॉर्मलिटी दिखती है तो आपके डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जा सकता है कि आपका एमनियोसेंटेसिस करना होगा। सेकेंड नंबर पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए भी एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। थर्ड नंबर पर आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। कई प्रकार की जेनेटिक बीमारियां होती है जिसको पता करने के लिए यह स्टडी की जा सकती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस। फोर्थ नंबर पर आता है अगर 35 वर्ष से ऊपर की महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उनमें जेनेटिक या गुणसूत्र विकार होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए भी यह एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया के लिए परामर्श दिया जा सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल में एक और कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोमनियाज। इस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा एमनियोटिक सैक में बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके लिए भी एमनियोसेंटेसिस किया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर किया जा सकता है पॉलीहाइड्रोमनियाज कंडीशन। अगला प्रश्न आता है कि एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है। तो दोस्तों, यह गर्भावस्था के दौरान 15 से 20 सप्ताह के बीच में किया जाता है। यदि आपके डॉक्टर बोलते हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियाज या बच्चे के फेफड़ों के डेवलपमेंट के लिए अगर एमनियोसेंटेसिस करना है तो यह प्रक्रिया थर्ड ट्राइमेस्टर में भी की जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, इसलिए मैंने एक प्रश्नों की लिस्ट बनाई है जो कुछ मेरे पेशेंट्स ने भी मुझसे पूछे। मुझे लगता है कि इनके आंसर बहुत जरूरी है, तो मैं चाहूंगा कि मुझसे आप प्रश्न पूछें। हेलो, क्या हर प्रेग्नेंट लेडीज को एमनियोसेंटेसिस करवाने की जरूरत होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर प्रेग्नेंट महिला को एमनियोसेंटेसिस कराने की जरूरत नहीं है। जब आपका पहला बेबी या पहला बच्चा जो है, अगर उसको कोई ऐसी आनुवंशिक बीमारी है या आपके परिवार में किसी को आनुवंशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आप चाहते हैं कि अब इसका निदान हो जाए, अब ऐसे कोई बच्चे पैदा ना हो जो मानसिक रूप से एबनॉर्मल हो या उनमें ऐसा कोई सिंड्रोम आ जाए जिसके लिए उसके साथ साथ आपके पूरे परिवार को लड़ना पड़े, तो उसके लिए जांच करानी बहुत आवश्यक है। सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को यह जांच कराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। डॉक्टर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एमनियोसेंटेसिस करवाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है?
एमनियोसेंटेसिस करवाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका रूटीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप खा रहे हैं, जैसा आप पी रहे हैं, जैसे आप रह रहे हैं, सोना उठना जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन आपके डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने कौन कौन सी दवाई खाई है, आपकी दवाई कौन कौन सी चल रही है, आपको 1 दिन या 2 दिन के लिए कौन सी दवाई बंद करनी है। यदि आप इकोस्प्रिन टेबलेट खा रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको कह सकते हैं कि प्रोसीजर के 1 या 2 दिन पहले तक ये दवाई बंद कर दें और प्रोसीजर के 1-2 दिन बाद ये दवाई शुरू करें। डॉक्टर, एमनियोसेंटेसिस के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? वैसे तो इस प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आने के चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यह बहुत नी के बराबर होते हैं। 99% महिलाओं में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। एमनियोसेंटेसिस के दौरान अबॉर्शन का कितना रिस्क होता है? एमनियोसेंटेसिस के दौरान अबॉर्शन का होना काफ़ी असामान्य बात है। यह 99.99% तक तो नहीं होता है। यदि एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा कुछ होना भी है तो या तो ब्लीडिंग चांसेस रहते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीशंस होना चालू होता है या फिर कोई बच्चे को इन्फेक्शन या माँ के गर्भ को इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है और एबॉर्शन के केसेस अभी तक देखे नहीं गए हैं। डॉक्टर, एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस विस्तृत रूप से तो नहीं बता पाऊंगा इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत इजी प्रोसेस होती है। लगभग 30 मिनट की होती है। 30 मिनट पहले आपको टेबल पे ले लिया जाता है ताकि आपका बीपी नॉर्मल रहे, आप कंफर्टेबल महसूस करो। लेकिन जब एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हाइजीन मेंटेन करके स्टरलाइज करके प्रोसीजर शुरू किया जाता है, इसमें एक पतली सुई को आपके गर्भ में डाला जाता है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और यह सुई डालने से निकालने तक और क्लोज करने तक की प्रोसेस लगभग 2 से 3 मिनट की होती है। तो इसमें और ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनियोसेंटेसिस में कितना टाइम लगता है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रक्रिया में टोटल 30 मिनट का समय लिया जाता है पेशेंट को टेबल पे लेटा कर उठाने तक का। लेकिन ये प्रोसीजर तो सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस में कितना दर्द होता है? इसमें ज्यादा दर्द नहीं होता है। एक सुई चुभने जैसा दर्द होता है जो कि थोड़ी देर में सही भी हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कितना सही है? जब भी एमनियोसेंटेसिस परीक्षण किया जाता है, इसे लैब में भेजा जाता है, तो अब तक के इन्वेस्टिगेशंस के बेस पे कहा जा सकता है कि ये 99% तक काफी सटीक रिपोर्ट करता है। लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा या इस लैब इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बीमारी की गंभीरता का पता नहीं लगाया जा सकता है। बीमारी के बारे में तो बताया जा सकता है, लेकिन वो कितनी हानिकारक रहेगी, कितनी घातक रहेगी, ये पता नहीं किया जा सकता। एमनियोसेंटेसिस के रिजल्ट्स कब तक आ जाते हैं? ये डिपेंड करता है कि एमनियोसेंटेसिस की जांच के लिए कौन से परीक्षण के लिए आपका सैंपल भेजा गया है। कुछ की रिपोर्ट 15 से 20 दिन में आ जाती है, कुछ रिपोर्ट्स में 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। इसीलिए इस जांच को एमनियोसेंटेसिस को 15 से 20 माह के बीच में करा जाता है, क्योंकि 24 वीक्स के बाद में कोर्ट के द्वारा या कानून के द्वारा, इंडियन पेनल कोड के द्वारा अबॉर्शन करने की अनुमति नहीं है। पहले ये 22 वीक्स तक थी, लेकिन अभी इसे 24 वीक्स तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट। डॉक्टर, अगर एमनियोसेंटेसिस का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर कोई टेस्ट या परीक्षण पॉजिटिव आता है तो जो आपकी गायनिक डॉक्टर है आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको नियोनेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अभी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आ चुकी है जो कि माँ के द्वारा बच्चे को भ्रूण में दी जा सकती है और उन विकारों को कई हद तक सही किया जा सकता है। यदि सही नहीं भी किया जा सकता है तो यह पता किया जा सकता है कि आने वाले जीवन में बच्चे के भविष्य में उसको क्या दिक्कत होने वाली है, आप उन बीमारियों को कैसे फेस कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में कितना खर्चा होता है? ये डिपेंड करता है आपके लैब इन्वेस्टिगेशन पे कि आपका कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन किया गया है। लैब इन्वेस्टिगेशन जेनेटिक स्टडी, क्रोमोसोमल स्टडी या फिर दूसरी कोई स्टडी के लिए की गई हो तो ये 30 से 35 हज़ार तक भी इसका खर्चा आ सकता है एक बार के लिए। डॉक्टर, लास्ट क्वेश्चन है जी, एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के बाद वापस डॉक्टर से कब मिलना होता है? वैसे तो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के बाद में आपको आपके डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको वेजाइना से ब्लीडिंग होती है या कोई फ्लूइड सिक्रीशन होता है या एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा होता है एब्डोमेन से या ज़रूरत से ज़्यादा पेट दर्द होता है जो कि नॉर्मल नहीं लगता है आपको, तो आपको 24 घंटे के अंदर वापस आपके एमनियोसेंटेसिस वाले डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर, एमनियोसेंटेसिस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। यू आर वेलकम।
तो दोस्तों, आपके भी अगर कोई प्रश्न हो, आपके मन में प्रश्नों का भंडार भरा हो सकता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। आगे इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल योर लाइफ योर वे पर। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय बाय।